हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सुपरमैन मूवी गाइस जो हमारी है उसको क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए। अच्छा, अब लिस्ट देखेंगे नॉमिनीज़ की तो सुपरमैन के अलावा बाकी जो मूवीज़ हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी जगरनॉट हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि सुपरमैन इस कैटेगरी में जीतेगी, लेकिन एज अ डीसी फैन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर सुपरमैन जीतेगी। लेकिन गाइज कुछ टाइम के लिए अगर मैं अपने डीसी फैन को थोड़ा किनारे रखूं और एक नॉर्मल माइंड से अगर मैं सोचूं तो मेरे ख्याल से फार्मूला 1 जो मूवी है वो डिज़र्व करती है इस कैटेगरी में जीतने के लिए। क्योंकि अगर आपने इसकी मेकिंग और इसके बिहाइंड द सीन्स देखे हैं तो जो क्रू था इस मूवी का उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके विजुअल्स को तैयार करने में। तो देखते हैं कौन सी मूवी इसमें जीतती है। आप ज़रूर बताइएगा आप किसको चाहेंगे कि वो इस नॉमिनेशन में जीते। पर मैं तो चाहूँगा कि अगर कोई जीत रहा है तो फार्मूला 1 जीते। एज अ डीसी फैन सुपरमैन जीतेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दूसरी अपडेट की बात करें, हमारी जो सुपरगर्ल मूवी है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो ट्रेलर है वो दिसंबर 11 को ड्रॉप किया जा सकता है। यानी कि दिसंबर 11 को सुपरगर्ल का ट्रेलर आ सकता है। आप ध्यान दीजिएगा गाइस, यूएस का जो टाइम होता है वो इंडियन के पीछे चलता है। तो अगर वहाँ पे 11 तारीख की रात को ट्रेलर दिखाया जाएगा तो हो सकता है इंडिया में जो डीसी के फैंस हैं या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डीसी के फैंस हैं इनको शायद सुपरगर्ल का ट्रेलर अगले दिन यानी दिसंबर 12 को अर्ली मॉर्निंग देखने को मिले। डैनियल आरपीके की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है और अक्सर मेजॉरिटी ऑफ टाइम इनके स्कूप्स सही साबित होते हैं। तो उम्मीद यही है कि दिसंबर 11 को यूएस ऑडियंस को सुपरगर्ल का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा और मे बी अर्ली मॉर्निंग ऑफ दिसंबर 12 इंडिया के जो डीसी फैंस हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो डीसी फैंस हैं उनको सुपरगर्ल का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। फिर ये अपडेट निकल के आई थी कि पेंगुइन की जो टीवी सीरीज़ है इसका सीज़न 2 वर्क्स में है। सीज़न 1 बताने की ज़रूरत नहीं कितना बड़ा सक्सेस हुआ था और अवार्ड शोज़ में तो ये गाइस छा ही गया था पूरे तरीके से। तो इसका जो सीज़न 2 है वो भी वर्क्स में है। अब मेन बात पे आते हैं गाइस, ये खबर निकल के आ रही है कि जेम्स गन और जो पीटर सेफ्रॉन है इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है यानी इंक्रीज कर दिया गया है टिल स्प्रिंग 2027। अब स्प्रिंग 2027 का क्या मतलब है? स्प्रिंग का जो सीज़न है ये मार्च अप्रैल मई ये 3 मंथ के अराउंड रहता है। तो अगर हम अप्रैल भी मान के चलें तो अप्रैल 2027 तक फिलहाल जेम्स गन और पीटर सेफ्रॉन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है, आपको पता होगा नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की अगर डील सक्सेसफुल हो जाती है तो इस डील को पूरे तरीके से कंप्लीट होने में 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। यानी स्प्रिंग ऑफ 2027 तक नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की डील कंप्लीट हो जाएगी। तो शायद उस टाइम अब नेटफ्लिक्स आराम से बैठेगा और अब वो डिस्कस करेगा कि किसका किसका कॉन्ट्रैक्ट हमको बढ़ाना है। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि जेम्स गन और पीटर सेफ्रॉन के अंडर में डीसी अच्छा कर रहा है तो फिर वो उनको एक्सटेंशन दे देंगे और नेटफ्लिक्स फिर आई थिंक गाइज 3 से 4 साल का तो एक्सटेंशन देगा ही देगा। यानी गाइज जो सुपरगर्ल की मूवी है, क्लेफेस की मूवी है और लैंटेन की जो टीवी सीरीज है जो 2026 में आने वाली है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाते हैं डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए। क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगर बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग पे अच्छा करते हैं तो नेटफ्लिक्स के पास ये मैसेज जाएगा कि हाँ, जेम्स गन और पीटर सेफ्रॉन के अंडर में डीसी अच्छा कर रहा है। फिर जब ये जो एक्सटेंशन हुआ है जेम्स गन के कॉन्ट्रैक्ट का, ये जब एक्सपायर होने वाला होगा तो हो सकता है नेटफ्लिक्स इनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दे, एक्सटेंड कर दे। तो ये तीनों जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं गाइज, इनको अच्छे से डीसी फैंस को सपोर्ट करना है और हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि ये काफ़ी बड़े सक्सेस साबित हों। और जैसा कि हम जानते हैं नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की डील का जो लास्ट स्टेज है वो चल रही है। हो सकता है डील पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो ये लास्ट अपडेट भी मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूं। जैक स्नाइडर जो है उनके बारे में गाइज आपको पता है बहुत से फैंस के दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या नेटफ्लिक्स के साथ वो रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं। तो गाइज अब मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद नेटफ्लिक्स जैक स्नाइडर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज नहीं करेगा। यानी शायद नेटफ्लिक्स और जैक स्नाइडर अब फ्यूचर में साथ में वर्क ना करें। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शायद अब कैंसिल कर दिया जाए उनके बीच में। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ गाइज, तो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको ऑलरेडी पता होगा स्कॉट स्टूबर जो थे वही जैक स्नाइडर को नेटफ्लिक्स में लेके आए थे। उसके बाद आपको पता होगा उसी अराउंड वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी का भी मर्जर हो रहा था। तो जब ये मर्जर हो गया था वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का, तो नया हेड कौन होगा डीसी का, इसको लेके बहुत सी बात चल रही थी। कभी ग्रेग बर्लंती का नाम निकल के आता था, टॉड फिलिप्स का भी नाम निकल के आया था और डीसी फैंस को कायदे से याद होगा कि डैन लिन भी एक बंदे थे जिनका नाम निकल के आया था। इनफैक्ट डैन लिन जो थे उनसे काफ़ी आगे टॉक्स भी पहुंच गई थी कि वो डीसी स्टूडियो को लीड करें। तो जैसा कि आप जानते हैं जो जैक स्नाइडर का फैन बेस है, इसके बारे में ये इमेज लोगों के दिमाग में बनी हुई है कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक फैन बेस है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। मैं भी जैक स्नाइडर फैन हूँ और जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं
मेजॉरिटी ऑफ देम वो भी जैक स्नाइडर के फ़ैन होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ फैन बेस अच्छा है, लेकिन एक आध % लोग ऐसे हैं इस फैन बेस में जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। प्लस प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा वोकल हैं, यानी सोशल मीडिया पे हैं। तो ये लोग जब टॉक्सिसिटी स्प्रेड करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जैक स्नाइडर फैन बेस जो है वही टॉक्सिक है। तो हुआ यह था कि जब खबर निकल के आने लगी थी कि डैन लिन दरअसल लीड कर सकते हैं डीसी स्टूडियो को, तो ये लोग डैन लिन को उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हरास करने लगे थे और बहुत ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे उनके और उनके फैमिली के अगेंस्ट, जो आप जानते हैं ये टॉक्सिक फैन बेस करता ही रहता है। तो उस वक्त डैन लिन ने ये सो कॉल्ड टॉक्सिक फैन बेस है उनको दरअसल उन्होंने बॉट्स बोल दिया था कि ये बॉट्स हैं जो सिर्फ हेट फैलाते हैं। और फिर हुआ ये कि किस्मत ने मतलब ऐसी पलटी ली कि डैन लिन जो है वो दरअसल नेटफ्लिक्स पहुंच गए। अब वो नेटफ्लिक्स के क्रिएटिव हेड है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और जैसे ही डैन लिन नेटफ्लिक्स के क्रिएटिव हेड बने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिबेल मून फ्रेंचाइज को पूरे तरीके से अबंडन कर दिया, आप कैंसिल ही समझो। आर्मी ऑफ डेड फ्रेंचाइज को उन्होंने कैंसिल किया और ट्वाइलाइट ऑफ गॉड्स जो हमारा है उसका सेकंड सीजन कैंसिल हो गया। प्लस जैक स्नाइडर एलएपीडी मूवी के लिए जो बजट मांग रहे थे $100 मिलियन का, डैन लिन ने कहा कि हम आपको $80 मिलियन से ज़्यादा बजट नहीं देंगे। और फिर हुआ यह कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि एलएपीडी का प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया है। प्लस गाइज आप एक और बात ध्यान दीजिएगा, आपको पता है जैक स्नाइडर अभी द लास्ट फोटोग्राफ प्रोजेक्ट पे अपने वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस मूवी के साथ अभी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा हुआ नहीं है। यानी ये थिएटर में रिलीज होगी या स्ट्रीमिंग पे रिलीज होगी या कौन इसको रिलीज करेगा, अभी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप खुद जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा खुश था जैक स्नाइडर के परफॉर्मेंस से जो उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ प्रोजेक्ट बनाए, तो नेटफ्लिक्स जैक स्नाइडर को अप्रोच करता इस प्रोजेक्ट के लिए। जैसे बहुत से स्कूपर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स ने दरअसल इसलिए ही खरीदा है वार्नर ब्रदर्स को कि वो स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करे। तो अगर नेटफ्लिक्स इतना ज़्यादा खुश था जैक स्नाइडर के परफॉर्मेंस से कि वो उनको स्नाइडरवर्स रिस्टोर करवाएगा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके, तो क्या जैक स्नाइडर को नेटफ्लिक्स अप्रोच नहीं कर सकता था द लास्ट फोटोग्राफ मूवी के लिए और उनसे ये नहीं कह सकता था कि ये जो मूवी आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं, आप क्यों डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं? नेटफ्लिक्स पे आपने रिबेल मून और इतने सारे प्रोजेक्ट रिलीज किए हैं, आप नेटफ्लिक्स पे ही इसको रिलीज करिए। अब जैक स्नाइडर उस ऑफर को एक्सेप्ट करते ना करते दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन नेटफ्लिक्स कम से कम अप्रोच तो करता जैक स्नाइडर को कि आप अपनी इस मूवी को हमारे प्लेटफॉर्म पे रिलीज करिए, लेकिन नेटफ्लिक्स ने उनको अप्रोच तक नहीं किया। प्लस जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, जो प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स कैंसिल कर रहा है, तो गाइज अगर आप 2 और 2 को जोड़ें तो लॉजिकल सेंस यही बना रहे कि शायद जैक स्नाइडर के साथ नेटफ्लिक्स अपने कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज ना करे। ये कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक अब आगे नहीं बढ़ने वाला है और मुझको लग रहा है शायद ये एक्सपायर भी हो चुका होगा। आई एम नॉट श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट अभी कितने टाइम तक उनका चलेगा, लेकिन जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसलिए नेटफ्लिक्स ने खरीदा है वार्नर ब्रदर्स को कि वो स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करेगा, तो अगर आप लॉजिकली देखें तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनाता। फिर भी मैं यही चाहूँगा कि जैक स्नाइडर नेटफ्लिक्स के साथ ना जाएं, अगर नेटफ्लिक्स जैक स्नाइडर को अप्रोच कर रहा है इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है जैक स्नाइडर की कोई भी मूवी थिएटर पर रिलीज नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगा कि वो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ जाएं और लास्ट फोटोग्राफ को थिएटर पर रिलीज करें। लेकिन फिलहाल नेटफ्लिक्स के साथ जो जैक स्नाइडर की पार्टनरशिप थी, आई थिंक ये अब खत्म हो चुकी है। तो गाइज आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या जैक स्नाइडर के साथ नेटफ्लिक्स अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा या नहीं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।